सबसे पहले मैं आप सब मीडिया रिप्रेजेंटेटिव का स्वागत करता हूं कि आपने अपना टाइम निकाल के यहां पे आए। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका मेन अपना फोकस रहेगा रीनल साइंसेस के ऊपर, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे किडनी स्टोन ट्रीटमेंट से लेकर क्रोनिक किडनी डिसीज़ और अपना प्रोस्टेट से लेकर जो हमारी एडवांसमेंट हुई है उसके बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे। लिवासा हॉस्पिटल होशियारपुर रीजन में एक रीनल साइंस डिपार्टमेंट डेवलप किया है, जिसमें हम विद इन वन रूफ आपको सारी सर्विस मिल रही है, जिसमें डॉक्टर आकाश सरकार हैं, डॉक्टर शेखर बवेजा हैं। तो अब हम इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इसमें प्रोटोकॉल में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या एडवांसमेंट ट्रीटमेट हुए हैं। तो मेरे साथ आज बात करने के लिए हैं डॉक्टर शेखर एंड डॉक्टर आकाश सरकार। अगर मैं बात करूं डॉक्टर शेखर की, तो डॉक्टर शेखर ने एमएस किया बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद इन्होंने एमसीएच यूरोलॉजी में किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और इफ़ यू टॉक अबाउट डॉक्टर सरकार, तो ही डन इज एमडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और उसके बाद इन्होंने अपना डीएम एम्स दिल्ली से स्टार्ट किया। तो नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शेखर की अपने इस पर अपना बताएं थोड़ा सा, सर प्लीज़। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम डॉक्टर शेखर बवेजा है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन एट लिवासा हॉस्पिटल होशियारपुर ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं बेसिकली स्कोप ऑफ सर्विसेज बेसिकली ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ फैसिलिटी देने ਆ पेशेंट ਨੂੰ, ਕੀ एडवांसमेंट्स ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ। तो मैं किडनी तो शुरू करूँगा। कॉमन डिजीज़ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਰੀजन ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀनल स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन। तो किडनी स्टोन के अंदर नॉर्मली की हो रहा सी फॉर द लास्ट 20 to 25 ईयर्स की होल सर्जरी जी है बहुत कॉमन हो गई है, जिन्हों आप पिछों छोटा जिहा पंचर इस जगह तो बैक तो लैके करते हैं, उन्होंने की होल सर्जरी कहते हैं, दैट इज़ PCNL। लेकिन विद टाइम एडवांसमेंट आई है, लेजर्स आए है, तो नाउ डेज जो है अपने को फैसिलिटी अवेलेबल है इतने थूलियम लेजर फाइबर है, दैट इज़ वो जो लेटेस्ट फाइबर है, वो नाल आप ऑलमोस्ट 15 to 20 mm का स्टोन ईजिली कर सकते हैं विदाउट पंचर ऑल्सो। कई बार डिपेंड अपॉन द पेशेंट प्रोफाइल। तो ये फैसिलिटी हुण अवेलेबल है इत्थे, ये एडवांसमेंट है। बाकी रूटीन सर्जरी जो PCNL है वो तो आप कर ही रहे हैं। उस तो बाद सेम रीनल यूरेट्रिक स्टोन तो ब्लैडर स्टोन वास्ते ये लेज़र अवेलेबल है साढ़े कोल, जो लेज़र है वो बेस्ट है एट प्रेजेंट। उस तो बाद मैं बेसिक गल करना चाहूँगा रिगार्डिंग द प्रोस्टैटिक सिम्पटम्स जोड़े वो एल्डरली पेशेंट्स के अंदर कॉमन होंगे है, बट नाउ सिनेरियो थोड़ा जो चेंज हो गया है। ये जोड़े सिम्पटम्स ने ये रफली आफ्टर द 40 और 45 की एज तो बाद भी आजकल बहुत कॉमन हो रही है। तो कोई भी पेशेंट जिन्हों कोई पेशाब की दिक्कत लगती है कि वारी वारी पेशाब आना, पेशाब कोई जलन होना, राती 3-4 बारी उठ के पेशाब ले जाना या पेशाब का कंट्रोल ना रहना, वो सारे आके आपकी प्रोस्टेटिक स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ विद अंडर द वन रूफ अवेलेबल है, किसी होर पासे जाने की लोड़ नहीं। इतने अल्ट्रासाउंड, CT, MRI, यूरिन के सारे टेस्ट, ब्लड के सारे टेस्ट अवेलेबल है। उस तो बाद मैं दसना चाहना कि असी सिर्फ ये नहीं है कि स्टोन की सर्जरियाँ करते हैं, असी जोड़े साढ़े यूरोलॉजी के अंदर कैंसर की सर्जरियाँ भी होंदियां, जिमें किडनी ट्यूमर है, पेशाब की थैली का ट्यूमर है, मसाने का ट्यूमर जिन्हों आप कहने हैं, प्रोस्टैटिक कैंसर है, ये भी आप इत्थे ऑपरेट करते हैं। तो इहदे अंदर जिहड़ा लेटेस्ट अपना हैगा वो हैगा कि पहला कॉमन होंदा सी कि किडनी के अंदर जो ट्यूमर हो गया ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बैक पूरी की पूरी किडनी रिमूव कर दी जाती सी, लेकिन हुण इस तरह नहीं हैगा, फैसिलिटीज़ चेंज हो गई ने। छोटे ट्यूमर्स वास्ते आप चाहिए तो पूरी किडनी रिमूव करने की लोड़ नहीं, सिर्फ ट्यूमर रिमूव किया जा सकता है, तो उस किडनी को भी सेव किया जा सकता है। तो वो सर्जरीज जिहड़ियां वो आप लैप्रोस्कोपी नाल कर रहे हैं, दूरबीन के नाल, जिस तरह पित्ते का ऑपरेशन दूरबीन नाल होंदा है उस तरह ही हो रहा है। रीसेंटली असी एक केस उन्हें किया है इत्थे पार्शियल नेफेक्टमी लैप्रोस्कोपिकली, तो थोड़े टाइम असीं उहदी डिटेल्स जिहड़ी है सोशल मीडिया के उत्ते शेयर करांगे। पेशेंट फॉलोअप है तो पेशेंट इज़ डूइंग वैल। ये बेसिक सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ने। बाकी जोड़ा है मैं ये कहना चाहूँगा कि रीनल ट्रांसप्लांट जोड़ा है वो भी असी इत्थे शुरू करना चाहते हैं प्रोग्राम, तो उनके वास्ते जी ज़्यादा अवेयरनेस है वो डॉक्टर आकाश सरकार हुण दसेंगे। शुक्रिया डॉक्टर शेखर। स्टार्ट। शुक्रिया डॉक्टर शेखर। तो मैं डॉक्टर आकाश सरकार
कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट लिबासा हॉस्पिटल होशियारपुर। तो जैसा डॉक्टर शेखर ने अपना स्कोप बताया, तो एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मेरा भी आप लोगों को यही बोलना है कि क्या क्या हम लोग नेफ्रो के अंडर क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप सब लोगों को ही पता है कि जैसे दिन जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के बीच में आजकल अब समाज में भी देखना किडनी का बीमारी बहुत कॉमन आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी घर में देखोगे, उसमें घर में कोई मरीज़ है कि उसका कोई रिश्तेदार है जिनका किडनी का कोई प्रॉब्लम है। मैक्सिमम आप ज़्यादातर इसमें आप देखोगे कि मरीज़ को होता है कि बीपी शुगर का प्रॉब्लम है। हो सकता है वो काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि उसका सही से फॉलोअप नहीं हुआ, कि बीपी शुगर प्रॉपर से कंट्रोल में नहीं है, तो जो आपको लंबे टाइम में जाकर गुर्दे को असर करते हैं। तो आप फिर जाकर गुर्दे में दिक्कत होना स्टार्ट होता है। जैसा गुर्दे का रिपोर्ट सबको पता है कि क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये सब क्षेत्र में देखिए जो पहले करना चाहिए कि आप सबको पता है, बचपन से हम लोग सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर पहले से आप बीपी शुगर कंट्रोल में रखते हैं, गुर्दे का टेस्ट पहले से स्टार्ट कर देते हैं कि जब से आपका बीपी शुगर का प्रॉब्लम डिटेक्टेड हुआ तब से आप रेगुलर हर 3 महीने में एक बार कि 6 महीने में एक बार आप ब्लड का टेस्ट, जैसे सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया या पेशाब से कोई प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, उसका जांच अगर करते हैं और उसमें एकदम शुरुआत के स्तर में वो पता चलता है, तो उसको दवाई देकर बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये चीज़ पता चलता है, जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसमें दवाई देना भी मुश्किल होता है और बीमारी को रोकना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीपी शुगर ये सब के वजह से जो गुर्दे असर होता है, तो ना ओनली सिर्फ गुर्दे होता है, आप सबको पता है नासों में भी असर पड़ता है, दिल में असर पड़ता है, लिवर में असर पड़ता है। तो साथ में कि गुर्दे में जो भी चेंजेस आ जाता है वो काफ़ी हद तक परमानेंट चेंजेस होता है, वो ट्रीट करना मुश्किल होता है और पेशेंट का धीरे धीरे कंडीशन खराब होता है। बाकी आपका सबको पता है कि अभी का जितना दिन जा रहा है, एक जो बीमारी कॉमनली आ रहा है वो सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का भी आप अगर दुनिया में देखें, अभी का सबसे कॉमन कॉज जैसे मैंने बोला बीपी शुगर ये है, और भी साथ में कुछ कॉजेज रहते हैं। जैसे पहले से आपको अगर पेशाब से प्रोटीन का प्रॉब्लम रहता है, प्रोटीन जाने का प्रॉब्लम रहता है, तो पहले से उसको इलाज कराना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े कि पेशाब से प्रोटीन क्यों जा रहा है, उसके लिए भी जांच होता है। जैसे किडनी बायोप्सी करके एक जांच होता है, जिसमें एक छोटा सा सुई डाल के किडनी से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, वो भी पेशेंट को जस्ट लोकली सून करके, उसके लिए अलग से कोई पेशेंट को पूरा सेंसलेस करने ये सब करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो एकदम शुरुआत के स्टेज में अगर वो पता चल जाता है, बायोप्सी का ज़रूरत पड़ा और पता चल जाता है कि पेशेंट का ये बीमारी है, तो उस हिसाब से दवाई देकर हो सकती है कि गुर्दे का जो डैमेज हो रहा है उसको हम लोग रुका सकते हैं। बाकी जैसे पेशाब से कभी आपका खून जा रहा है, कि बार बार पेशाब में जलन होना, कि कभी फैमिली में, परिवार में किसी को गुर्दे में पथरी का प्रॉब्लम था, या फिर आपका बचपन से पथरी का प्रॉब्लम हो रहा है, कि दोनों गुर्दे में पथरी का प्रॉब्लम, ये सब सारे चीज़ आपको अच्छे से जो देखना पड़ता है कि किस लिए ये इसका रीज़न क्या है, और जिसके लिए आपको नेफ्रोलॉजी का, एक प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट के अंदर आपको दिखाना चाहिए। बाकी जैसे सर ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, एकदम सर ने सही बताया कि अल्टीमेटली जब पेशेंट का अगर सीकेडी होता है और बीमारी बढ़ जाता है, तो पेशेंट के पास हम लोग 2 ऑप्शन बोलते हैं कि आइदर डायलिसिस में जाना चाहिए या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सोचिए। तो ज़्यादातर मरीज़ यही सोचते हैं कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है कि एक तो पूरा ज़िंदगी आपको दवाई लेना पड़ेगा, कि किडनी, किसी से सुना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेस रेट उतना सही नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इतना मरीज़ देखें, काफ़ी मरीज़ इसमें से बेटर रिजल्ट करते हैं। डायलिसिस से कंपैरिजन में किडनी ट्रांसप्लांट का आप अगर देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेटर है। तो वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में स्टार्ट करने का। और अगर डायलिसिस का बात करें तो हमारे यहाँ पर लिबासा हॉस्पिटल होशियारपुर में 24 घंटे डायलिसिस का सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई पेशेंट कभी भी कोई इमरजेंसी रीज़न में आ गया कि जिसका तुरंत डायलिसिस करने की ज़रूरत है, वो भी हम लोग पेशेंट को देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है सेल्फ मेडिकेशन का, कि खुद अपनी तरफ से दवाई ले लेते हैं सर, इसका भी किडनी में दुष्प्रभाव पड़ता है? हाँ, आपने सही बताया कि सेल्फ मेडिकेशन आजकल एक बहुत कॉमन ट्रेंड चल रहा है कि हाँ चलो मेरा थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, कि थोड़ा ये दर्द हो रहा है, फिर जाकर दवाई का दुकान से पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर देखिए, ऐसा तो आपको उस टाइम के लिए चलो आपको रिलीफ दे देंगे कि हाँ पेन कम हो गया, लेकिन ये एक हैबिट बन जाता है कि कोई भी कुछ हुआ, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, एक पेन किलर ले लिया। अब ऐसे चलते जाते लंबे टाइम में वो गुर्दे को असर करता है
और तब जाकर जब दिक्कत होना स्टार्ट होता है तब देखिए वो भी परमानेंट डैमेज के टाइप का ही होता है। और काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि स्पेशली आजकल का जो यंग पॉपुलेशन है उन लोगों के बीच में एक टेंडेंसी रहता है कि मसल बिल्ड करना है, बॉडी बिल्ड करना है, तो ये सब के लिए जो प्रोटीन पाउडर विदाउट एनी सुपरविजन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप पेन किलर या फिर प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कोई डॉक्टर को सलाह करके कीजिए, खुद से मत लीजिए। विदाउट एनी सुपरविजन जब करते हैं तब वो कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है और तब जाकर वो गुर्दे को भी असर करता है। डॉक्टर शेखर, एक आजकल जैसे पंजाब में बड़ा ट्रेंड है शराब का, शराब की इवन देन कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि जैसे कोई देसी कोई शराब ऐसा भी ले लेते हैं, उसका किडनी में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? जो डेली जो शराब पीने वाले आते हैं उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, रिगार्डिंग अल्कोहल, तो अल्कोहल का इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट मोर डिटेल्स तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। मैं तो एक अवेयरनेस जो देना चाहता हूँ इस बारे में वो यही है कि इन जनरल सब एडल्ट्स हैं और सबको पता है कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड। जो भी आपने लिमिट में लेना है पर ऐसा मेडिकल साइंस कुछ रेकमेंड नहीं करता है। तो बेसिकली मेरा तो मेन एम यही है, बाकी वो ज़्यादा बेटर ये बता सकते हैं आपको डॉक्टर आकाश। जैसे डॉक्टर शेखर ने देखिए यहाँ पर लोगों का, हम लोग भी जब मरीज़ देखते हैं ओपीडी में, मरीज़ का काफ़ी टाइम एक सवाल रहता है सर मैं शराब ले सकता हूँ क्या? लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि शराब स्पेशली बियर वगैरह लेने से तो मेरा यूरिन अच्छा फ्लो आता है तो वो तो मेरा किडनी को अच्छा हेल्दी रखेगा। ऐसा बात नहीं है। कोई भी चीज़ देखिए आप अगर लिमिट से बाहर लेते रहेंगे तो मुश्किल होता है। इसमें भी सेम चीज़ आप अगर ज़्यादा ले लेंगे कि हाँ चलो मेरा किडनी सही है, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अगर रहता है तो क्या होता है, एक डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है। और दूसरा चीज़ शराब आपका थोड़ा पेशाब में, आपका ये पेशाब के रास्ते में, जो यूरिन के रास्ते में, वहाँ पर भी स्टोन का रिस्क बढ़ा देता है। तो ज़्यादा लेना एकदम सही बात नहीं है। और बाकी तो देखिए अपार्ट फ्रॉम द किडनी सबको पता है कि शराब को और भी दूसरा इफेक्ट रहता है। तो आप दिल के बारे में बोलिए कि आपका नासों की ब्रेन के बारे में, कैंसर के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो भी बात ध्यान रखना है। सर, किडनी फेल होने के मुख्य कारण क्या है? किडनी फेल होने का देखिए जैसे मैंने बोला है कि आजकल का दिन में जो मेन रीज़न है वो है हमारा सबसे दो बहुत फेमस बीमारी, एक डायबिटीज़ और एक है हाइपरटेंशन। अगर ये दोनों कंट्रोल में नहीं रहता है, और ये काफ़ी टाइम लोगों का ये रहता है कि मेरा तो शुगर का दवाई चल रहा है, हो सकता है उसका 15-20 साल से शुगर का दवाई चल रहा है, लेकिन उन्होंने सपोज लास्ट काफ़ी सालों से वो कभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं है, बस जो चल रहा है वही चल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि 15-20 साल पहले हो सकता है पेशेंट का जैसा शुगर था कि जैसा ब्लड रिपोर्ट था, आज जाकर वो शायद नहीं होगा। हो सकता है उनका दवाई में कुछ चेंजेस आने का ज़रूरत है, दवाई का डोज हो सकता है कि बढ़ाना पड़े कि कम घटाना पड़ता है, या फिर दवाई बदलना भी पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा अगर शुगर बीपी रहता है उसमें हमेशा मरीज़ को दिखाना चाहिए डॉक्टर को, तभी जाकर आप सीकेडी स्टेज में नहीं जाओगे। क्योंकि एक बार सीकेडी स्टेज में चले जाओगे उस टाइम आप अगर अच्छे से शुगर बीपी कंट्रोल भी करोगे, जो करना ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन तब वो सीकेडी को आप उसको फिर से उसको वापस कर नहीं सकते हो। क्या बच्चों में भी किडनी की बीमारी है? बच्चों का भी किडनी का बीमारी रहता है। कुछ जैसे रिस्क फैक्टर, जैसे स्टडीज़ में बोलते हैं अगर फैमिली में जैसे उसका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब आपका अगर पापा के साइड में या मम्मी के साइड में या फिर कोई भाई बहन किसी को ऑलरेडी किडनी का बीमारी है, या फिर उसका जन्म के टाइम में कोई किडनी में हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत था, हो सकता है जन्म से प्रॉब्लम था। काफ़ी बच्चों को जो होता है कि आपका पेशाब का जो रास्ता है वहाँ पर एक जन्म से एक भाल्व बन जाता है, तो उसके लिए भी तब वो आपका गुर्दे में असर पड़ता है। तो इसीलिए बाकी तो देखिए जैसा लाइफस्टाइल आज का हम लोगों का चेंज हो रहा है, आप 10 साल पहले की 5-7 साल पहले की भी बात कीजिए, उस टाइम बच्चे लोग भी काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते थे। आजकल मोबाइल का ज़माना है, अभी सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ इंडोर एक्टिविटीज़ बन गया है, मोबाइल में ही पूरा दुनिया आ गया है। तो ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरा दिन बैठे रहने का, कि जंक फूड का जो हैबिट बन जाता है, इसका तो असर पड़ता है, और बाकी ऑर्गन की तरह गुर्दे के ऊपर भी असर करता है। तो जैसे कई किडनी पेशेंट इसलिए भी बनते हैं कि उन्होंने देखा कभी ना कभी इनको पथरी का शिकार हुआ, तो देसी नुस्खे बहुत सारे अपनाए हैं, तो उसके बारे में क्या है? उसके बारे में मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर, तो हम जो एडवाइस करते हैं बेस्ड ऑन साइज़, लोकेशन और पेशेंट को सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन कई बार पेशेंट्स वो प्रेफर करते हैं कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट लेना चाहे, पेशेंट इज़ फ्री टू टेक दैट ट्रीटमेंट। और साड़ी यही एडवाइस है, तुसी जिहड़ा मर्जी ट्रीटमेंट लो, पर तुसी जे अल्ट्रासाउंड कराया, रिपीट अल्ट्रासाउंड महीने 2 महीने बाद जिन्ना भी उन्होंने टाइम दस्या वो करा के चेक करके देखो थोड़ा स्टोन निकल गया है। ये सब तो बेस्ट मैथड है। कई बार आप दवाई लैने, पेशेंट का पेन रिलीव हो जाता है, पेशेंट को लगता है कि मेरा स्टोन शायद निकल गया है, हो सकता है कई सालों तक पेन ना हो, स्टोन धीरे धीरे उत्थे पिया हो, अल्टीमेटली ग्रो कर जाए और किडनी को डैमेज कर देंगे।
ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ